ओके। तो वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके को सीखेंगे आंसर का। जो अभी तक देखा ना आपने कि विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, चर्चा कीजिए, समीक्षा कीजिए, सब आपको एक ही जैसा लगता है ना। तो आज आप समझ जाओगे कि मूल्यांकन जब भी क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, तो उस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या रहता है, मतलब वो यूपीएससी क्या चाहती है आपसे। अच्छा, जो ये मेरा सेशन है, ये मेरे जो मैंने आपको पहले से टॉफी नोट्स भेज रखा है, उस टॉफी नोट्स में मैंने आपको ऑलरेडी केस स्टडीज भेज रखा है। एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, कहाँ पर ये सरकार ने क्या क्या प्रयास किए और उसके क्या आउटकम रहे। तो उसी के आधार पर मैं ये सेशन ले रहा हूँ, इसका ये जानते हुए कि आपने वो केस स्टडीज पढ़ रखा है। क्योंकि उत्तर लिखने से पहले अगर आपको बुनियादी बातें याद नहीं रहेगी तो आप उसमें अपनी विचार नहीं बना पाओगे। और इस जो हमारा ये सेशन है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप तत्कालिक रूप से, मतलब तुरंत कैसे अपने विचार को बनाए, जिससे कि तुरंत आंसर लिखें, है ना। तो आपको भी लगेगा कि प्रोसेस थोड़ा स्लो है, पर धीरे धीरे क्या होगा, हम अगर निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जो चीज मैं अभी 20 मिनट में करके दिखाऊंगा, जो चीज मैं अभी आपको 20 मिनट में करके दिखाऊंगा, वो आप 5-5 मिनट में करने लग जाओगे। क्योंकि समझाना, फिर आपका रिफ्लेक्शन लेना, फिर आपको बताना, उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए तो हो सकता है कि आप स्लो सीखें, पर निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम होगा, और एग्जामिनेशन कंडीशन में हम 2 से 3 मिनट में हम अपने आंसर का ब्लूप्रिंट बना लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उस पर आंसर लिखेंगे। तो आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको एक ब्लूप्रिंट दूं और आपको बोलूं कि आप 7 मिनट 8 मिनट में उस आंसर को लिखो। तो जब आप ब्लूप्रिंट के आधार पे आंसर लिखते हो ना, आंसर लिखने की स्पीड बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाता है आपका आंसर, सिस्टमेटिक होता है। किस बात को पहले रखना वो बात पहले पहुंच जाती है, किसको बाद में रखना है तो सीक्वेंस बन जाता है। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि आप सोचोगे नहीं, उत्तर आया, प्रश्न आया और मैं सोच सोच के लिखूं तो आंसर बहुत ही जम्बल्ड हो जाएगा, कुछ कहीं लिखोगे आप, सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे लास्ट में लिखोगे, और अति महत्वपूर्ण तो आपको क्लास में निकलने के बाद, एग्जाम हॉल से घर में याद आएगा। तो इसीलिए ये तरीका बताया जा रहा है जिससे आपका आंसर सिस्टमेटिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रश्न को देखो। तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों रखा हुआ है, और आप पहले इंग्लिश को पढ़ते हैं, फिर हिंदी को पढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है ना इस आंसर का। तो मैं आपके लिए इंग्लिश पढ़ देता हूँ। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर envisioned to provide quality education to the tribal students। तो यहाँ पे क्या है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। तो ये एक स्टेटमेंट है ना। पर इसमें एक याद रखना कि गुणवत्तापूर्ण एक हमारे पास कीवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। अब वो हमारे लिए एक चुनौती है कि उसको हमको जस्टिफाई करना है, उसको न्याय संगत तरीके से अपने आंसर में डालना है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देख रहे हैं, इवेलुएट। अब देखो यहाँ पे आ गया, ये नहीं कि डिस्कस, इवेलुएट, मूल्यांकन करना है। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ईएमआरएस एजुकेशनल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इम्पैक्ट उसका ना, तो इम्पैक्ट of EMRS on educational outcome and socio-cultural integration of tribal youth, highlighting the regional disparities। ठीक है ना। तो अब मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना जनजातीय छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। ठीक है। जनजातीय युवाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक एकीकरण पर ईएमआरएस के प्रभाव की मूल्यांकन मूल्यांकन प्रभाव के मूल्यांकन कीजिए, साथ ही किसी भी क्षेत्रीय असमानता को उजागर कीजिए। तो चलो, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि कि इस प्रश्न का मौलिक मांग क्या है।
EMRS, ठीक है, EMRS, सर सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन। सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, आप लोग भी जो जिन्होंने ज्वाइन किया क्षेत्रीय असमानता भी है सर इसमें हाँ? साथ में, क्षेत्रीय असमानता भी बतानी है साथ में। हाँ, क्षेत्रीय असमानता के संदर्भ में बातें करनी तो है। मूल्यांकन करते समय हमें क्षेत्रीय असमानता के को भी उजागर करते चलना है ना। तो मौलिक रूप से जो इस प्रश्न, अच्छा देखो, एक चीज और समझना आप कि हमको इस जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें इस प्रश्न में मूल्यांकन मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? अगर चर्चा ये होता तो हम, हाँ, मूल्यांकन का मतलब क्या सर होता है? कमियां और प्रयास दोनों बताने हैं सर। हाँ, वो तो जब विवेचना होता है ना, एनालाइज करना हो, विवेचना, तब हमें कमी और प्रयास दोनों बताना पड़ता है। तो आप संतुष्ट हो जाओगे मेरे बातों से जब आप देखोगे तो इस चीज में, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उस केस में हम करते क्या है कि जैसे आप भी हमको, हम शिक्षकों को जब भी कॉपीज देते हैं ना, बोलते हैं सर इसका मूल्यांकन कर दीजिए मेरे उत्तर का, तो उस मूल्यांकन को आप कैसे मूल्यांकन करते हैं? आप बोलते हैं ग्रेडिंग से। हाँ कि आप, मेरा आंसर कैसा है, बेहतर है कि औसत है कि समान है कि बिल्कुल ही खराब आंसर है। तो हम क्या करते हैं, रैंकिंग मांगते हैं कि हमारा किस स्तर का है, रैंकिंग। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें जो ERM EMRS का जो ये प्रयास है, उसके निम्नलिखित प्रयासों का रैंकिंग करना है कि कौन सा प्रयास सबसे बेहतर है, कौन सा उससे कम है, कौन सा औसत है, और कौन सा अभी तक बेअसर रहा। इस तरह से हमको उसके स्तर का सीरीज सीक्वेंस लगाना, उसके क्रमबद्ध तरीके से, और उसकी व्याख्या करना, जो अभी आपने बताया, गहन व्याख्या कि ये अगर कोई कार्यक्रम है तो सफल क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में। तो हमको यहाँ पे मूल्यांकन करते समय हमें क्या करना होता है? मूल्यांकन करते समय हमें किसी चीज के क्रम को लगाना पड़ता है, उसके स्तर के अनुसार, है ना। तो हम देखो कर लेंगे हम उस चीजों को, अभी जी आप सर। और संतुष्ट हो जाओगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अब इस प्रश्न में देखो, जो इसमें है ना कि क्षेत्रीय असमानता को भी उजागर कीजिए, है ना। तो इसका अब हम लोग 8 बॉक्स बनाने का प्रयास करते हैं, 8 बॉक्स, क्योंकि 250 वर्ड में लिखना है। अगर 250 वर्ड्स है और हम मान लो 30 वर्ड्स, 30 से 35 वर्ड अगर हम रख लें, 40 वर्ड में 8 से कर लो तो 300, और 30 30-35 को अगर 8 से वो करो तो 240 250 के करीब आ जाता है ना। तो आप 30 से 35 वर्ड के, 30-30 वर्ड्स के एक एक पैराग्राफ का हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, और आप लोगों ने भी ब्लूप्रिंट बनाया होगा, है ना, इसको बोलेंगे जी ब्लूप्रिंट। सर। देखो बॉक्सेस क्या बोल रहा है, हमारा पैराग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रो, इंट्रो में क्या होना चाहिए? तो देखो, सबको लगेगा कि इंट्रो में हमको EMRS के बारे में बताना चाहिए, पर हमें क्या है, उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है ना। अच्छा, और प्रभाव के मूल्यांकन से हमें ये भी बताना है कि देखो, गुणवत्तापूर्ण उद्देश्य है उसके शिक्षा शिक्षा को डालने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अब फिर आप लोग अपने अपने विचार रखना ना। तो सबसे पहले क्षेत्रीय असमानताओं को पहले हाईलाइट करना पड़ेगा कि देखो, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जनजातीय छात्र जो होते हैं, वो क्यों पिछड़े होते हैं, उनके जो क्षेत्र है उसमें कुछ असमानता तो होती है। तो जब हम स्टार्टिंग करें तो हमें ये बताना स्टार्ट करना पड़ेगा कि कौन सी असमानता है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय असमानता है, जिसके कारण वो एक शिक्षा में चुनौती का सामना करते हैं। तो वो कौन कौन से क्षेत्रीय असमानता है, तो हमको यहाँ स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा उस चीज को। क्या क्या बताएंगे? भौगोलिक, जोग्राफिकली वो बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं,
दूसरा उनके साथ, समान संसाधन आवंटन भी नहीं हो पाता उनके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें ना इसी तरह से कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपने बोला समान संसाधन, तो हमें उनके उनके मतलब प्रशासनिक असमानता भी होती है, उनका आवंटन भी ठीक से नहीं होता है ना, आर्थिक असमानता होती है। फिर हम उसके सांस्कृतिक, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भी वो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं ना, प्रशासनिक रूप से भी जी सर। उनमें विविध पाई जाती है, डिफरेंस पाई जाती है। तो इसीलिए तो हमको पहले तो ये पहलू से स्टार्ट करना है। अब इस पहलू को आधार बना के अब हमको ईएमआर के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ईएमआरएस के। ईएमआरएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहीं पे रखना है हमें बात, है ना। तो पहला क्या है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता रहता हूँ आपको। ईएमआरएस देखना, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है आज आपको ये बताना कि देखो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। तो ईएमआरएस है ना, एकलव्य जो प्रोग्राम है मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस, तो इसका जो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, गुणवत्तापूर्ण, ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, आवासीय शिक्षा। देखो ये तो आपको उसके इसका उद्देश्य है, तो आपको ना इसके उद्देश्य का वो भी बताना होगा कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों है बताओ इसका, जिससे कि बराबर का शैक्षणिक अवसर मिले, है ना। तो यहाँ पे मैं, जी। हाँ तो हमें हमें थोड़ा सा ईएमआरएस का जो उद्देश्य है उसकी समीक्षा करनी है, और फिर उसके बारे में करके फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो बराबर की शिक्षा, इसमें जो चीजें शैक्षिक अवसर देने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमें हमें ये देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका विवेचना कर रहे हैं कि इसने कैसे बनाया। फिर दूसरा क्या उद्देश्य है, सामाजिक, थोड़ा सा मैं शॉर्ट पे लिखता हूँ, सामाजिक और कल्चरल, सोशल कल्चरल एकीकरण, है ना, इंटीग्रेशन, एकीकरण करना, सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण। अच्छा क्यों है सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण, जब आप इसके क्यों को बता पाओगे ना, इसकी प्रासंगिकता को बताओगे, आप विवेचना करने में बहुत ही सहज हो जाओगे। बताओ इसमें आपको क्या लगता है। तो उसका एकीकरण से क्या हो, सर, हाँ सर बहुत सारी संस्कृतियां आपस में जुड़ेंगी तो सर सबको ही लाभ होगा ना सर। वेरी गुड, एक दूसरे के हाँ बारे में जान पाएंगे। हाँ। तो जुड़ाव से आना, जिससे कि भारत की पूरी संस्कृति को जो सम्मान मिलता है ना, सम्मान जो मिलता है वो सम्मान उन तक भी पहुंचे, तभी तो होगा ना उनका उनकी संस्कृतियों को हम जिसको जानेंगे तभी तो हम उसको पहचानेंगे, और तभी तो उसको हम जी सर। उसको सम्मान दे पाएंगे, उसकी चीजों को समझ पाएंगे। तो ये भी तो एक उसकी संस्कृति का संरक्षण भी कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से चीज है। फिर जेंडर इंक्लूजन भी करना है इसमें, तो मैंने इसको पढ़ा है जेंडर इंक्लूजन। जेंडर इंक्लूजन मतलब लैंगिक समावेशन भी करना, लैंगिक समावेशन, इंक्लूजन ना, ये भी है कि महिलाओं बच्चों को लड़कियों को ज्यादा इसमें प्रवेश भाग में। कराना, हाँ ज्वाइन कराना। तो इसका इसका क्या चीज होता है बताओ, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो एक तो सुरक्षित लैंगिक छात्रावास, समानता बढ़े। हाँ एक सुरक्षित छात्रावास में क्या करें, लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना, जिससे कि हमारा जो विकास हो वो कैसा विकास हो, वो समान विकास हो ना, इंक्लूसिवनेस हो, हर तरह से क्षेत्र और मानवीय संसाधनों में भी एक समानता सा हमारा विकास मिले। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पहले तो इनके जितने वो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनका थोड़ा सा विवरण यहाँ पे कर लेना चाहिए। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है, यहीं पे इन उद्देश्यों के बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी देना कि जो एमआरएस है उनके जो उद्देश्य हैं वो यही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण, फिर लैंगिक समानता, ऐसे करके आगे बढ़ते रहना है ना, डिफरेंट करियर का एक्सपोजर, इस तरह से आगे बढ़ना है इन उद्देश्यों के साथ। क्योंकि और फिर उसके बाद जो प्रासंगिकता हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, जो जो प्रासंगिकता हमने पढ़ा यहाँ पे,
उसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना है, जिससे कि समान अवसर मिले, वो जो उनका जुड़ाव बने, और जो हमारे सुदूर क्षेत्र हैं वहां पर एक जेंडर लैंगिक समानता बने। इस तरह से चीजों को स्टार्ट करना। अब सशक्तिकरण हो हाँ, पिछड़ी जाति। सशक्तिकरण, यस, पिछड़ी जाति का ये यही चीज है, ये चीज आपने विवेचना रखी। अब आपने क्या किया, अभी मूल्यांकन नहीं किया, आपने मूल्यांकन का पैरामीटर बना लिया। माने किसी चीज को हमको अगर मार्क्स देना है ना, तो हमको यार्ड स्टिक बनाना पड़ेगा ना, कि अच्छा इसको इतना मार्क्स देंगे, इसको इतना मार्क्स देंगे। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में मूल्यांकन करने के लिए एक पैमाना बना लिया। पैमाना क्या है, गुणवत्तापूर्ण हो, कि जिसे अवसर मिले, ये सब चीज मिले, है ना। अब हमको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो आपको मूल्यांकन करने का मतलब, जैसे मैंने बताया ना, उसका वो करना है, रैंकिंग करना है। तो आप लोगों को मैंने केस स्टडी दिया था, उसमें कौन सा केस स्टडीज आपको लगा कि सबसे सफल रहा? कुछ अंदाज है कि ऐसा कौन सा था जो सबसे सफल रहा? नहीं याद होगा, चलो मैं बता देता हूँ। जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल केरल वायनाड में, ये वाला दिया ना केस स्टडीज, वो सबसे जी सफल सर रहा। जी। हाँ, वो सबसे सफल रहा। तो हमारा सबसे पहले, सबसे सफल हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसमें जो सर्वाधिक सफल, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला सर्वाधिक। तो देख रहे हो आप कि मैंने क्या किया, कि मूल्यांकन करना स्टार्ट किया ना। सर्वाधिक सफल कौन सा रहा? वायनाड वाला। और ये मैंने आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वायनाड का, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये विश्लेषण मिलेगा कि वायनाड का ये मॉडल स्कूल क्यों सफल रहा। तो इसमें यहाँ वहां पे क्या हुआ कि जो स्कूल है ना, उसको, उसमें जो शिक्षण सामग्री थी ना, उसको वो क्षेत्रीय भाषा में बताया गया, और द्विभाषा माने इंग्लिश और मलयाली भाषा जो होती है, मलयालम, उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया गया। और उससे क्या हुआ, वो आंकड़े आपके केस स्टडीज में दिए, 31% तक ड्रॉप आउट में कमी आई, ये मैं आपके आंकड़े से बता रहा हूँ। दूसरा क्या हुआ, 18% और साक्षरता दर बढ़ गया। और क्या हुआ, 12% पाठ्यक्रम की क्षमता में वृद्धि हो गई, मतलब उसको इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया। देखो, प्रभाव की मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पे हमें अब आपको आपकी टिप्पणी आनी चाहिए। तो टिप्पणी आने में बताना है कि देखो, ये इस चीज का पहचान देता है कि अगर हम उनके सामाजिक पहचान के साथ कोई जुड़ाव के साथ कोई अगर हम पाठ्यक्रम बनाए, तो उसका सफल होने के लिए बहुत चांस है। इसीलिए ये वायनाड का जो केस स्टडी है, ये अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकता है। मेरे बात समझ पाए यहाँ पे ना? तो ये, इसको हम क्या कैसा बोल रहे हैं, बहुत सफल। मूल्यांकन किया तो ये बहुत सफल है। अब दूसरे में आ रहे हैं। दूसरे में दांतेवाड़ा का केस देखो। तो दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, मैं ये पूरा आपके केस स्टडी से बता रहा हूँ ना। और आप जब यूपीएससी जब एग्जाम लेती है, प्रश्न देती है, तो उसमें एक नीचे लिखा हुआ है कि हम बच्चों के आंसर में, उत्तर में हम ये समीक्षा करेंगे कि वो कितना ज्यादा अवेयर है, जागरूक है। तो आपको इस कार्यक्रम को जागरूक होने के लिए केस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब दांतेवाड़ा का जो केस स्टडीज है, उसमें क्या दिया हुआ है कि जो सौर ऊर्जा से छात्रावास को चलाया गया, और उसमें महिला शिक्षक की भर्ती की गई। अब महिला शिक्षक की भर्ती की गई, तो उसके साथ क्या किया गया कि ये डिस्टर्ब एरिया, तो हमने ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जिसमें हमने शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का। तो देखा गया कि दो चीज बदलने से, महिला शिक्षक की भर्ती करने से और शांति का पाठ पढ़ाने से, दो चीज में वृद्धि हुई। क्या, बालिका नामांकन में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई, 27% वृद्धि हो गई। और बच्चों के पढ़ाई में और जागरूकता में हुई 22%। 22% मतलब पिछले साल से वो देखते हैं। तो इसमें ये दिखा, पर ये सफलता आंशिक रूप से 20% बढ़ रही है ना। तो हम बोलेंगे देखो, ये आंशिक रूप से सफल रहा, ये बहुत सफल में नहीं है, पर आंशिक रूप से। तो हमसे इसमें क्या क्या आशा मिलती है कि ऐसे कोई क्षेत्र जहां पर कोई वो है, क्या बोलते हैं, किसी तरह का इशू है मान लो,
उसमें अगर हम शांति के निर्माण के पहलू पर कोई पाठ्यक्रम बनाएं और महिलाओं को अगर उनकी भागीदारी कम है, ऐसे शिक्षक को भर्ती करें, तो ना ही सिर्फ बच्चों का रुझान बढ़ता है उसके तरफ, ऊपर से बालिका नामांकन में भी वृद्धि हो सकती है ना। पर उसमें ये भी बताना कि देखो ये क्षेत्र की चुनौतियां हैं, शिक्षक वहां जाना नहीं चाहते, तो ये चीज को बताना आप ना, क्योंकि हमको थोड़ा सा मूल्यांकन करना है। अब सर जब तो ये जैसे मतलब ये एक क्वेश्चन था सर, हाँ तो जैसे जो ये पैराग्राफ हम बना रहे हैं 30-30 के, इसी के अंदर हमें लास्ट में थोड़ी कमियां भी बता देनी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी मूल्यांकन सर। करते समय ना देखो, इसमें आप रैंक नंबर 1 दिए, इसको रैंक नंबर 2 दिए, है ना, फिर रैंक नंबर 3, अच्छा, और एकदम स्वतंत्र होकर के, ये नहीं कि सोचना है कि मेरा मूल्यांकन सही होगा कि नहीं। वो यूपीएससी ये नहीं देखती है कि आपने, क्योंकि देखो क्यों नहीं देखती है, अगर मेरे पास दांतेवाड़ा के लिए बहुत गहन के डेटा है, तो मेरा तो मूल्यांकन ज्यादा बेहतर होगा ना। अगर मैं अगर प्रेरणा और मैं, हम दोनों को मूल्यांकन करने का मिल गया मौका, और आपने थोड़ी सी, आपके पास जो जानकारी थी, जो मैंने केस स्टडीज दिया, आपने उससे मूल्यांकन किया, और मैंने किससे मूल्यांकन किया, मैंने बहुत सारा रिसर्च निकाला, स्टैटिस्टिकल प्रूफ निकाला कि इस विद्यालय में यहाँ पर स्कूल ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए, ये वाले कम किए, बॉर्डर से लगे हुए ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल दे रहा हूँ ना, इसके पीछे क्या कारण है कि मेरे पास डेटा ज्यादा है। तो यूपीएससी ये नहीं देखती कि किसका एनालिसिस बेहतर है, उस पे मार्क्स नहीं देती, मेरी बात को समझना आप ना। यूपीएससी कभी भी आपके एनालिसिस के सही होने और गलत होने पे मार्क्स अधिक और कम नहीं देती, वो इस पे ही मार्क्स दे देती है कि बच्चे ने प्रयास किया, क्योंकि उनको पता है कि इन बच्चों के पास वो आंकड़े नहीं है जिससे वो बेहतर निष्कर्ष निकाल पाए। पर अगर वो देखते हैं कि अच्छा ये बच्चे को ट्रेंड किया जाए तो ये और बेहतर कर सकता है, आपको बस बताना है कि मैं ट्रेंडेबल आइटम हूँ, मुझे आप थोड़ा सा ट्रेंड करोगे तो मैं बेहतर रिसोर्स बन सकता हूँ आपके लिए। मेरी बात समझ पाए? यस सर। जी सर। तो क्या समझे इसमें कि मार्क्स किसका मिलेगा, बेहतर एनालिसिस करने का कि प्रयास करने का, प्रयास करने का। केवल प्रयास करना उसी में। और एक चीज बता रहा हूँ, कभी कभी प्रयास करने में हम कुछ जो हम नए नए सीखे होते हैं, तो हमारे प्रयास में एक भोलापन होता है, उसको और भी अप्रिसिएट करते हैं कि देखो ये करेजियस बच्चा है, कि इसको पता है कि इसके पास जानकारी नहीं, फिर भी ये आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग, हमेशा लोग कदम पीछे हटा लेते हैं कि मेरा गलती ना हो जाए, तो वो जो मासूमियत होती है ना प्रयास करने की, उसमें बहुत करेज मिलता है, बहुत मार्क्स मिलता है। तो ये वही है, आप बहुत सारा देखो, आप बच्चों का, वो मैं देखता हूँ कि बच्चे, स्टेज शो हो रहा था, देखो कितना अच्छा स्टेज शो है, तो अब लोग भी ताली बजाते हैं उसमें, तो उसमें बच्चे लोगों ने प्रयास किया, वो एक रिंग लेकर के बॉडी में ऐसे रोटेट करना था, तो सारे बच्चे आए, तो एक का ऐसे रोटेट करते करते उसका गिर गया, उससे बाहर चला गया, वो बच्चा डांस करते हुए गया, उठा के लेके आया, रोटेट करके दिखाया, तो करेज था ना, लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई उसके लिए। तो यही चीज आपके आंसर में भी आना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है कि मूल्यांकन करते समय हमें रैंकिंग, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने बोला कि चलो छत्तीसगढ़ को सेकंड नंबर पर रख रहे हैं, आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं तो झारखंड वाले को सेकंड नंबर पर रख, वो भी करो आप, तो आपके रैंकिंग भी ऊपर नीचे हो जाए, और जिससे आपको लगे कि नहीं मेरा रैंकिंग सही है कि नहीं, उससे भी ज्यादा मतलब नहीं, पर प्रयास होना चाहिए कि आपने सही दिशा में काम तो किया, मूल्यांकन के प्रश्नों का मूल्यांकन तो किया आपने, ये तो नहीं कि आपने चर्चा कर दिया हर चीज से उठा करके। तो इसी तरह से जो मैंने आपको तीसरा दिया था उसमें झारखंड का, झारखंड के बारे में बताना है आपको, झारखंड में बताना है कि देखो ये जो है ना, ये कम सफल रहा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो शिक्षकों की पद है वो 50% से ज्यादा है, और शिक्षकों की कमी होने के कारण क्या है कि एक तो जितना भी इक्विपमेंट डाला गया, जितने भी कार्यक्रम चलाए गए, दीक्षा और जो जितने भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट डाले गए, उनका भी एकीकरण नहीं हो पाया, डिजिटल एकीकरण भी नहीं हो पाया, शिक्षक की कमी होने के कारण। और ये भी बताना कि भाई शिक्षक की कमी क्यों है, क्योंकि नक्सल हिट एरिया है ये,
और यहाँ पर है ही नहीं। और सबसे गजब चीज है क्या, आपकी केस स्टडीज में लिखा है कि जो झारखंड का जो पाकुड़ जिले का असेसमेंट डाला है ना केस स्टडी, वहां पे ये देखा गया कि 50% बच्चे जो है ना 5वीं की गणित नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे आपको बताना है कि देखो, इसके लिए बुनियादी ढांचा देने से ही नहीं होगा, इसमें शिक्षकों की भी सही भर्ती करनी पड़ेगी, उनको भी सुरक्षा और प्रोत्साहन देना पड़ेगा, तो इससे आएगा। तो ये हुआ रैंकिंग में। फिर आप बताना मिक्स्ड कहाँ पे हुआ, ऐसे करके रैंकिंग निकालना है। तो मिक्स्ड के लिए क्या है, कंधमाल करके मैंने केस स्टडी दिया उड़ीसा का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बालिका नामांकन में तो वृद्धि हो गई, वही कारण है, महिला शिक्षक आने से उनका कॉन्फिडेंस तो आ गया उसमें। तो एक तरफ तो बहुत अच्छा वो हो रहा है कि बढ़ रहा है उसमें, पर वही मैथ्स में चीजें उनकी उतनी इम्प्रूव नहीं हो रही, तो उनके बारे में बात करना है। सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे विफल रहा नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम वाले, मिजोरम में। और क्यों रहा मिजोरम में सबसे कम? सर उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण वहां पे सर आपदाएं का ध्यान नहीं हाँ, रखा गया। भौगोलिक और आपदाएं, और मिजोरम और मणिपुर के क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक वहां पर क्या है कि अपने जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते ये ठीक से सेटल नहीं हो पाए। तो ये अत्यंत असफल रहा। इसके पीछे हम ये मान सकते हैं कि देखो, जो मॉडल है, सरकार ने जो केंद्रीकृत मॉडल बनाया हुआ है, वन फॉर्मूला फिट फॉर ऑल यहाँ पे नहीं चलेगा। हमें वहाँ के भौगोलिक और वहाँ के विवादों को भी ध्यान में रख करके उसको निर्माण करना पड़ेगा। तो इस तरह से रैंकिंग लगा के फिर निष्कर्ष में पहुंचना है आपको। निष्कर्ष में तो आपको, निष्कर्ष में क्या बताओगे आप? तो सब चीज बताना कि देखो यह समानता कहाँ पे, यह असमानता कहीं कहीं भौगोलिक असमानता के चलते इसमें सफलता नहीं मिली, कहीं सांस्कृतिक असमानता, कहीं वहाँ की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के चलते। इस तरह से चीजों को करके आपको बताना कि अब इसका एकीकरण का एक ही उपचार है, विकेंद्रीकरण करना। किसके विकेंद्रीकरण करना? पाठ्यक्रम का विकेंद्रीकरण करना, है ना, उसमें रीजनल एस्पेक्ट्स को जोड़ना और उस तरह से चीजों को जोड़ना पड़ेगा। तो प्रश्न समझ पाए? अब चलो मैं प्रश्न को फिर से पढ़ लेता हूँ ना। तो कौन सा प्रश्न पढ़ें, अंग्रेजी वाला पढ़ते हैं फिर हिंदी वाला पढ़ते हैं, देखना क्या इस तरह से क्वेश्चन आ पाया। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर एनविजन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट, है ना। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ EMRS on educational outcome and socio-cultural integration of tribal youth, highlighting the regional disparities, है ना। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना जनजातीय छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। जनजातीय युवाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक एकीकरण में इमारत के प्रभाव का मूल्यांकन करें कीजिए, साथ ही किसी भी क्षेत्रीय असमानता को उजागर करें। तो हमें यही चीज करना था, इसमें क्या करना था, इमारत पहले तो एक वो बनाना चाहिए था, एक जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब एक आपको आयाम बनाना था कि जनजातीय शिक्षा में मेन कारण क्या है, वो पिछड़े क्यों है, कई प्रकार की असमानताएं, है ना, भौगोलिक सांस्कृतिक या असमानताएं। और फिर आपको बताना था कि EMRS का क्या उद्देश्य है, गुणवत्तापूर्ण तो है, और इसके अन्य उद्देश्य क्या है, तो उन उद्देश्यों को लिस्ट कर लेना चाहिए था और उसके प्रासंगिकता को भी बताना चाहिए था। और फिर प्रयास को बताना चाहिए कि देखो सबसे सफल केरल है, और उसमें बताना कि देखो वो कौन सी असमानता को उन्होंने कम किया, उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक जो असमानता था उसमें एकीकरण लाया, क्योंकि उन्हीं के भाषा में पढ़ाया, है ना। देखो क्यों उस भाषा में पढ़ाया, मलयालम में कोर्स बनाना आसान है, पर कोई रीजनल जैसे ट्राइबल, क्योंकि हर ट्राइबल लैंग्वेज अलग अलग होता है ना, अब उस लैंग्वेज तक पहुंच करके उनके लैंग्वेज में कोर्स बनाना तो कठिन है ना। मेरी बात समझ पाए कि बहुत सारे बुक इंग्लिश में तो आते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन ही दिक्कत है, तो सोचो ट्राइबल लैंग्वेज में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो और भी दिक्कत है ना। तो आप बताना कि देखो भाषा की अत्यधिक जो उसमें वो है जटिलता है, उसके कारण उनका एकीकरण नहीं हो पाया, तो इसलिए उसमें सामाजिक आर्थिक एकीकरण नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस प्रश्न से आपने क्या सीखा?
कौन सा चीज नया चीज सीखा आज? उदय ने क्या सीखा? उदय, क्या उदय ये समझ पाए कि मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सुधार करना। हाँ, सुधार करना। मूल्यांकन का मतलब सुधार करना तो नहीं है। तो प्रेरणा का क्या पॉइंट? नहीं सर, सर रैंकिंग करना उनकी कि उनमें से कौन सा पूरी तरह सफल हुआ, कौन मतलब हाँ, क्रम इतना लगा, सफल हुआ हमें। क्रम, और क्रम लगा के इतना। उसकी विवेचना कर देना। जी सर। हाँ, क्रम लगाना। सुधार तो देखो, सुधार तो हर चीज में बताना, यहाँ विवेचना करोगे, मूल्यांकन करोगे, समीक्षा करोगे, है ना, उसको जब भी प्रकाश डालोगे, कुछ भी करोगे, सुधार तो वो सुधार के लिए ही होता है, कमियां निकाल के सुधार करना। पर कैसे सुधार करना, वो इसमें पता चलेगा हमें। और मूल्यांकन करते समय हमें किसी भी कार्यक्रम के प्रभाव की स्तर के हिसाब से, बेहतरीन स्तर, मतलब समान स्तर और निचले स्तर के माध्यम से उसकी विवेचना करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो आप लोग इसके पहले तो 8 बॉक्सेस बनाना, और उसके लिए आपको बॉक्सेस बनाने से पहले आपको जो टॉफी नोट्स मैंने शेयर किया है, उसको एक बार और रीडिंग लगाना, और उसमें से देखना कि मेरी रैंकिंग के अलावा आप अपनी रैंकिंग लगा सकते हो, है ना। तो उसको पहले बॉक्सेस बना के आप प्रयास करना, देखना आपके, एंड जब आंसर लिखोगे तो ये आवाज आ जाएगी कि नहीं, मूल्यांकन का मतलब यही होता है। तो प्रयास कर, जी सर। आपके उत्तर का हमारी इवैल्यूएटर टीम वेट करेगी, और देखते हैं कि कौन किसका सबसे सटीक आंसर। जी सर।